नमस्ते बच्चों। आज हम लोग साहित्य सागर का जो तीसरा पाठ है महायज्ञ का पुरस्कार, जिसे यशपाल ने लिखा है, हम उस पाठ को अब करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय करते हैं। तो लेखक परिचय जो है वो इस तरह से है कि यशपाल जो है वो एक क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी के रूप में एक प्रसिद्ध है एवं उच्च कोटि के साहित्यकार हैं। इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी में हुआ था। फिरोजपुर जो कि पंजाब में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। क्योंकि 1903 में इनका जन्म हुआ था, उस समय हमारा देश जो है वो गुलाम था। और ऐसी परिस्थिति में हमारे देश में जिन लोगों ने भी जन्म लिया, उनके मन में स्वतंत्रता के प्रति, देश को आज़ाद कराने के प्रति बहुत सारी अच्छी अच्छी भावनाएं जो है वो भरी हुई थी। तो उनका जन्म ऐसी परिस्थिति में हुआ और विद्यार्थी काल से ही ये क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए, क्योंकि इनके व्यक्तित्व पर गुरुकुल कांगड़ी की शिक्षा का बहुत प्रभाव पड़ा। ये गुरुकुल में रहते थे, तो वहाँ का इनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। शहीद भगत सिंह आदि के साथ भी इन्होंने आंदोलन में सहयोग दिया है। यानी इन्होंने जो स्वतंत्रता संग्रामी जो शहीद हुए हैं भगत सिंह, उनके साथ भी इन्होंने काम किया है। इनके विचारों की क्रांति इनकी रचनाओं में भी झलकती है। यानी इनके विचार में जो क्रांतिकारी भावनाएं हैं वो इनकी रचनाओं में या इनकी लेखनी में भी हमें मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण तथा रूढ़ियों पर तीखा व्यंग्य किया है। व्यंग्य इनकी कहानियों की विशेषता है। यानी वर्ग का संघर्ष है, यानी जो क्लासेस हैं अलग अलग, उच्च कुल के लोग, निम्न कुल के लोग, इनके बारे में भी इन्होंने अलग अलग जो हम बड़े अमीर लोग हैं उनका निम्न लोगों के प्रति जो भावनाएं हैं, वो जो रूढ़ियां हैं, उनको भी इन्होंने तोड़ा है। झूठा सच, मेरी तेरी, उसकी बात, पिंजड़े की उड़ान आदि इनकी लोकप्रिय रचनाएं हैं। मेरी तेरी उनकी बात, उसकी बात पर यशपाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। साहित्य का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो पुरस्कार भी इनको मिला है। तो ये पाठ अब हम लोग शुरू करते हैं। तो महायज्ञ का पुरस्कार जो पाठ है, इसमें कुछ पात्र हैं, सब कुल मिलाकर 5-6 पात्र हैं। और सबसे मुख्य पात्र जो है वो सेठ हैं। सेठ जी वो एक धर्मपरायण धनी सेठ है। यानी धर्म को ही वो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। और उनकी पत्नी है सेठानी, सेठ की पत्नी है धन्ना सेठ। यानी एक और सेठ हैं जो उनसे भी बहुत ज़्यादा अमीर हैं, वो कुंदनपुर नगर में रहते हैं, वहाँ के वो सेठ हैं। और धन्ना सेठ की पत्नी है जो उनके साथ कुंदनपुर में रहती है। और एक मुख्य पात्र है जो है एक कुत्ता, जिसे बहुत भूख लगी है, जिसके आसपास ये कहानी घूम रही है। तो ये जो है कुछ पात्र हैं इस कहानी में। इसके बाद हम लोग कहानी के घटना चक्र के ऊपर चर्चा करेंगे। तो कहानी जो है वो एक सेठ से शुरू होती है, जो कि बहुत ही धर्मपरायण है। वो नगर में रहते हैं, बहुत धनी हैं, उदार हैं और विनम्र हैं। यानी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, जिनके मन में लोगों के प्रति बहुत उदारता है, बहुत दानी है, बहुत विनम्र हैं। धन दीन दुखियों में बांटते हैं। यानी उनके पास जो भी है वो लोगों में बांटते ही रहते हैं। उनका घर जो है वो हमेशा लोगों की सहायता करने के लिए द्वार वो है खुला ही रहता है। इनका भंडार, यानी खाने, जहाँ पर खाने के अन्न और खाने की वस्तुएं रहती हैं, वो भंडार जो है वो हमेशा खुला ही रहता था। इनके घर जो भी आता था वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था। तो अचानक से इनके दिन फरे, यानी इनको धीरे धीरे दान करते करते इनके पास जो भी था वो सब कुछ समाप्त हो गया और इन्हें गरीबी का मुंह देखना पड़ा। और
परिस्थिति ऐसी आ गई कि सेठ और सेठानी को भूखों मरने की नौबत आ गई थी और इनके संगी साथी नाते रिश्तेदार जो हैं वो इनका साथ छोड़कर चले गए थे। यानी ये कहा जाता है कि जब लोग सुख में रहते हैं तो उनके पास उनके नाते रिश्तेदार संगी साथी जो है वो आसपास मंडराते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही दानी थे। उस समय इनके पास बहुत रिश्तेदार नाते रिश्तेदार सब आया करते थे। लेकिन जब ये गरीब हो गए, जब इनकी सारी धन संपत्ति समाप्त हो गई और इनको खाने के लाले पड़ गए, भूखे मरने की परिस्थिति इनकी आ गई, तो इनके जो रिश्तेदार थे, नाते रिश्तेदार थे, वो सब इनका साथ छोड़कर चले गए। बहुत ही बुरी परिस्थिति इन लोगों की आ गई। तो इन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए थे और उन दिनों यज्ञ जो है वो बेचने की प्रथा थी। यानी यज्ञ एक वस्तु, देखने के लिए कोई वस्तु नहीं है, लेकिन वो एक ऐसी वस्तु थी जिसे बेचा जा सकता था, जिसको खरीदा भी जा सकता था, जिसको बेचा भी जा सकता था। यानी यज्ञ का जो फल होता था, कहा जाता है कि यज्ञ का ये एक फल है, यानी उसका जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को हम बेच सकते हैं। यज्ञ जितना बड़ा होगा और उसे उतने ही पैसे मिलेंगे। अगर वो छोटा यज्ञ है उसके लिए कम पैसे, अगर वो बड़ा यज्ञ है तो उसके लिए अधिक पैसे मिलते थे। तो ऐसी परिस्थिति में सेठ ने भी बहुत सारे यज्ञ किए थे और उनकी परिस्थिति बहुत खराब हो गई थी, भूखे मरने लायक हो गए थे। तो सेठानी ने कहा कि क्यों ना हम अपना एक यज्ञ बेच दें और उससे हमें जो धन मिलेगा उससे हम कुछ दिनों तक कम से कम खा तो सकते हैं या जीवित तो रह सकते हैं। तो पहले जब सेठानी ये बात कहती है तो सेठ ये बात सुनकर बहुत नाराज़ होते हैं, वो उनकी बात को अनसुना कर देते हैं। लेकिन बाद में जब उन्हें एहसास होता है कि जो सेठानी ने कहा वो एकदम ठीक है, तो वो फिर मान जाते हैं अपनी बात को, अपने यज्ञ को बेचने के लिए, और एक राज़ी हो जाते हैं जाने के लिए। और ऐसे ही सेठानी जो है वो पड़ोस से कुछ आटा मांग के लाती है और सेठ के लिए मोटी मोटी 4 रोटियां वो बना देती हैं ताकि वो रास्ते में जाते हुए खा सके। तो वो एक दिन सेठ जो है वो अपनी पोटली को उठाकर चल देते हैं कुंदनपुर के लिए, जहाँ पर धन्ना सेठ और उनकी पत्नी रहती थी। क्योंकि धन्ना सेठ के पास बहुत पैसा था तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपना यज्ञ उन्हीं को बेचकर उनसे धन लेकर आऊं। और वो बहुत ही अंधेरा रहते रहते ही निकल गए, क्योंकि उनको पता था कि जितनी ज़्यादा धूप होगी वो उतना कम चल पाएंगे। गर्मियों के दिन थे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो ऐसी परिस्थिति में वो बहुत सुबह सुबह कुंदनपुर के लिए निकल पड़े। तो कुंदनपुर जब वो जा रहे थे तो जाते जाते सोचने लगे कि उनका यज्ञ कितने में बिकेगा, यही सब सोच रहे थे। और कुंदनपुर में जो धन्ना सेठ रहते थे, उनकी पत्नी के लिए एक बात बहुत फैली हुई थी कि उनको एक दिव्य शक्ति प्राप्त है, जिससे उन्हें पृथ्वी में जो भी घटनाएं, तीनों लोक में जो भी घटनाएं घट रही हैं, सारी घटनाओं के बारे में उन्हें पता चल जाता था। तो धन्ना सेठ की पत्नी जो है, इस पावर से, उसके पास ये एक पावर था। तो सेठ जी जो है अपना यज्ञ बेचने के लिए धन्ना सेठ के घर जाने लगते हैं। और जाते जाते रास्ते में उन्हें बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि धूप बहुत चढ़ जाती है और वो बहुत थक गए थे। तो इसीलिए वो सोचते हैं कि क्यों ना थोड़ी देर विश्राम करके थोड़ा सा खा लिया जाए, भूख भी लगी है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और थक भी गए हैं। तो ऐसे जाते जाते उन्हें एक पेड़ों का कुंज मिला। पेड़ों का कुंज मतलब बहुत सारे पेड़ थे वहाँ पर, और वहाँ पर एक कुआं भी था, थोड़ी छाया थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर थोड़ी देर आराम कर लिया जाए और खा लिया जाए। तो वो अपने पोटली से एक लोटा और डोर निकालते हैं और कुएं से पानी निकालकर अपने हाथ मुंह को धोते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं और एक लोटा पानी लेकर वो पेड़ के नीचे आकर बैठते हैं ताकि वो अपना रोटी वहाँ पर बैठकर खा सके। तो वहाँ जब जैसे ही वो खाने के लिए रोटी निकालते हैं, देखते हैं कि थोड़े ही दूर पे एक कुत्ता जो है वो पड़ा हुआ है, जो कि
उठने लायक उसकी परिस्थिति नहीं है, उसका पेट जो है वो पीठ से, कमर से जो चिपक गया है, उसे देखकर उन्हें पता चलता है कि कुत्ता जो है वो कई दिनों से भूखा है, उसे कुछ खाने के लिए नहीं मिला है, इसीलिए वो ऐसे पड़ा हुआ है। यही देखकर वो सोचता है कि क्यों ना मैं उसे अपनी एक रोटी खिला दूं, तो उसको शायद थोड़ी सी उसके शरीर में शक्ति होगी, तो वो उठने लायक बन जाएगा। तो वो अपनी पहली रोटी तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर कर कुत्ते के सामने दे आता है। तो कुत्ता जो है वो पहली रोटी खा लेता है। पहली रोटी खाने के बाद वो उसमें थोड़ी सी शक्ति आती है और कृतज्ञता से वो सेठ की तरफ देखने लगता है। तो सेठ सोचता है कि क्यों ना मैं इसे अपनी दूसरी रोटी भी खिला दूं, तो शायद ये उठने लायक हो जाए और आसपास के किसी बस्ती में जाकर ये चल फिर सके और आसपास की किसी बस्ती में चले जाए। तो ऐसा सोचकर वो उसे अपनी दूसरी रोटी भी खिला देते हैं। तो आज का पाठ यहीं तक, इसके आगे का पाठ हम लोग अगले कक्षा में करेंगे। अपना ध्यान रखना, ठीक से रहना। धन्यवाद।